नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube और टेलीग्राम चैनल में आप सभी का अभिनंदन व स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास, राजस्थान से संबंधित सभी भर्तियों में उपयोगी। और दोस्तों आज जो अपन बात करेंगे उसकी बात करेंगे यानी मेवाड़ के इतिहास के परिचय की बात करेंगे। मेवाड़ इतिहास यानी किसकी बात करेंगे? मेवाड़ इतिहास। और मेवाड़ इतिहास में क्या जानेंगे? सिर्फ और सिर्फ जानेंगे परिचय। क्या जानेंगे? मेवाड़ इतिहास का परिचय जानेंगे। तो दोस्तों ध्यान रहे, मेवाड़ इतिहास का परिचय जानने से पहले कुछ अपन बेसिक बात करते हैं। यानी 15 अगस्त 1947 को अपना भारत देश आज़ाद हो गया था। आज़ाद हुआ था उस टाइम की यदि स्थिति देखें तो उस टाइम में यदि राजस्थान की स्थिति देखना चाहें तो राजस्थान के अंदर कहते हैं 3 ठिकाने 19 रियासत और 1 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। ठिकानों के अलग अलग शासक हुआ करते थे और रियासतों के अलग अलग शासक हुआ करते थे। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान है जो अपने पूर्ण अस्तित्व के अंदर आ गया था, या आधुनिक राजस्थान कहा जाता है वहां के काल को। तो दोस्तों यहां से मेवाड़ के इतिहास की यदि अपन बात करें तो मेवाड़ के इतिहास में अपन कहेंगे दोस्तों कि सबसे पहले यदि चर्चा करें, एक शब्द है, उस शब्द का नाम है अपने पास में मेवाड़। एक शब्द है, उस शब्द का नाम अपने पास में क्या है दोस्तों? मेवाड़। तो आपको समझिएगा, एक एक चीज समझिएगा। यानी मे जो शब्द है यहाँ पर, इस शब्द को अपन ने अलग से बांट दिया। वाड़ जो शब्द है, इस शब्द को अपन ने अलग से बांट दिया। दोस्तों जो मे है, मे शब्द का मतलब होता है मेर जाति। क्या मतलब होता है? मेर जाति। कौन सी जाति? मेर जाति। और इस वाड़ शब्द का मतलब होता है दोस्तों रक्षित प्रदेश। क्या मतलब होता है? रक्षित प्रदेश। आपको ध्यान में रहे, वाड़ का क्या मतलब होता है? रक्षित प्रदेश। यानी वाड़ के नाम से तो आप जानते हैं, जैसे घर की चारदीवारी होती है, घर के बाहर की बाड़ होती है, खेत की बाड़ होती है, तो वाड़ रक्षा ही करती है। तो वाड़ शब्द का नाम आते ही रक्षित प्रदेश। यानी इस पूरे यदि मेवाड़ की बात की जाए दोस्तों, इस पूरे यदि मेवाड़ की बात की जाए तो हो जाएगा, यानी पूरे का शाब्दिक अर्थ मेर जाति से रक्षित प्रदेश। इस पूरे का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? मेर जाति से रक्षित प्रदेश। पूरे का शाब्दिक अर्थ यानी मेवाड़, मे का अर्थ होता है मेर जाति, वाड़ का अर्थ होता है रक्षित प्रदेश। पूरे मेवाड़ का अर्थ हो जाएगा मेवाड़ से, मेवाड़ का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा मेवाड़, मेर जाति से रक्षित प्रदेश। मेर जाति से रक्षित प्रदेश। दोस्तों इसी की अपन बात करते हैं। इसके बाद में यदि मेवाड़ जो है, मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले मानते हैं जो मेवाड़ के शासक जो हुए हैं वो कुछ शासक जो अपन ज्यादातर जो शासक है सूर्यवंशी मानते हैं। अपने आप को, अपने वंश को क्या मानते हैं? सूर्यवंशी मानते हैं। भगवान राम के पुत्र कुश के वंशज मानते हैं। उसका क्रम भी आपको मैं समझाऊंगा। यानी उसके क्रम को भगवान राम के वंशज जो कहते हैं, भगवान राम के वंश में जो कुश हुआ था और कुश के वंशज ये माने जाते हैं, वो भी किस प्रकार से माने जाते हैं उसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रहे, आपको इस मेवाड़ के शब्द में यानी मेर जाति से रक्षित प्रदेश पूरा कहेंगे। तो दोस्तों इसी को आप और समझिएगा। यानी इस प्रकार से अपन, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है मेवाड़। क्या नाम है? इस क्षेत्र का नाम क्या है? मेवाड़। मेवाड़ के अंदर दोस्तों राजस्थान की यदि जिलों की बात करते हैं, यानी मेवाड़ में आता था दोस्तों उदयपुर। क्या आता था? उदयपुर। मेवाड़ में आता था दोस्तों चित्तौड़गढ़। क्या आता था? चित्तौड़। और मेवाड़ के अंदर दोस्तों राजसमंद। क्या आता था दोस्तों? राजसमंद। और मेवाड़ के अंदर ही दोस्तों यदि बात करते हैं तो भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा आया करता था। यानी मेवाड़ के अंदर ही क्या आता था? भीलवाड़ा। यानी ये राजस्थान के अंदर मेवाड़ क्षेत्र में आने वाले जिलों की अपन चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों जो मेवाड़ जो क्षेत्र है, ये कह सकते हैं अपन प्राचीन समय में जो महाभारत के काल की यदि चर्चा करते हैं, प्राचीन समय में यदि महाभारत के काल की अपन चर्चा करते हैं तो महाभारत के काल में भारत जो था वो जनपदों में बंटा हुआ था। भारत के अंदर टोटल दोस्तों जनपद हुआ करते थे 16। और जनपद जो होते हैं दोस्तों, जनपद क्या होते हैं? जनपदों के उल्लेख, यानी जनपदों के उल्लेख किसमें मिलते हैं? तो अपन कहेंगे अगुत्तर निकाय। अगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में जनपदों के उल्लेख मिलते हैं। अगुत्तर निकाय में कह सकते हैं बौद्ध धर्म की जानकारी भी मिलती है और भगवती सूत्र में जैन धर्म की जानकारी मिलती है। ऐसी बात भी अपन कह सकते हैं दोस्तों। तो आइए सीवी जनपद बात करते हैं। यानी अपने मेवाड़ को कह सकते हैं महाभारत काल में, कह सकते हैं महाभारत काल में यह सीवी जनपद का हिस्सा था। कौन से जनपद का हिस्सा था? सीवी जनपद का हिस्सा था। दोस्तों सिर्फ समझिएगा, मैं आपको नोट नहीं करवाऊंगा। यानी आप लिख सकते हैं, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सिर्फ समझने का प्रयास करें। महाभारत काल में कौन से जनपद का हिस्सा था? सीवी जनपद का हिस्सा था। जो ये दोस्तों सीवी जनपद था, सीवी जनपद की राजधानी, यानी सीवी जनपद की राजधानी क्या थी? तो अपन को पूछ लिया जाए सीवी जनपद की राजधानी, तो कहेंगे दोस्तों चित्तौड़ थी। और चित्तौड़ को ही दोस्तों क्या कहा जाता है? नगरी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या कहा जाता था? माध्यमिका।
माध्यमिका, और इसी को दोस्तों मध्यमिका भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मध्यमिका भी कहा जाता है। तो आपको समझ में आए दोस्तों, यानी यहाँ तक की चर्चा जो अपन कर रहे हैं, महाभारत काल में सीवी जनपद का जो हिस्सा हुआ करता था उसकी राजधानी कौन, सीवी जनपद का हिस्सा कौन था? मेवाड़ था। मेवाड़ में कितने जिले? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा आया करते थे। और सीवी जनपद की राजधानी चित्तौड़गढ़, इसी को नगरी, इसी को माध्यमिका, इसी को मध्यमिका कहा जाता था। दोस्तों ध्यान रहे आपको, मेवाड़ जो क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र के अलग अलग नाम मिलते हैं। क्या मिलते हैं? अलग अलग नाम मिलते हैं। यानी एक तो मिलता है दोस्तों संस्कृत भाषा में, क्या मिलता है? संस्कृत भाषा में यदि इसके नाम की बात करें दोस्तों, तो संस्कृत भाषा में इसे कहा जाता है मेदपाठ। क्या कहा जाता है? मेदपाठ। क्या कहा जाता है? मेदपाठ। यदि दोस्तों बात करें इसकी हिंदी भाषा की, किसकी बात करें? हिंदी भाषा की, तो मेवाड़ को क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रागवाट। क्या कहा जाता है? प्रागवाट। तो दोस्तों ये चीज भी आपको साथ साथ में ध्यान रहे। यानी मेवाड़ के इतिहास के परिचय जानने का अपन प्रयास कर रहे हैं, और मेवाड़ के इतिहास के परिचय के अंदर आप पढ़ेंगे मेवाड़ इतिहास परिचय, यानी मेवाड़ इतिहास सूरवीरों की धरती। मेवाड़ जो राजवंश है, यहाँ पर जो गुहिल राजवंश है, अपन कह सकते हैं दोस्तों गुहिल, गुहिलों के बाद में रतन सिंह के बाद में सिसोदिया वंश, यानी पीढ़ी तो वही गुहिल की भी है। यानी कहते हैं कि मेवाड़ यानी राजस्थान, यानी अपन कह सकते हैं सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, सबसे जीवित राजवंश कौन सा है, तो कहेंगे मेवाड़। यानी अपन इसको एक नाम और भी कह सकते हैं, यानी जीवित राजवंश, जीवित राजवंश, राजवंश, और प्राचीनतम राजवंश, प्राचीन राजवंश, प्राचीन राजवंश। इन दोनों की यदि दोस्तों बात करें तो कौन हो जाएगा? मेवाड़ है। कौन हो जाएगा? यानी जीवित राजवंश की चर्चा करें दोस्तों तो कौन हो जाएगा? मेवाड़। प्राचीन राजवंश की चर्चा करें तो कौन हो जाएगा? मेवाड़। तो आप सिर्फ शब्दों पर समझिएगा, इस चीज को मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं उस चीज के बारे में जानिएगा, उसके बाद में अपन आगे धीरे धीरे चर्चा करेंगे। आपको मैं बेसिक बता रहा हूं। मेवाड़ इतिहास एक बार फिर से समझिएगा दोस्तों। मेवाड़ जो इतिहास है, अपन कह सकते हैं मेवाड़ इतिहास, मेवाड़ यानी मेवाड़, यानी मे शब्द का अर्थ है मेर जाति, वाड़ शब्द का अर्थ है रक्षित प्रदेश, और पूरे मेवाड़ शब्द का अर्थ है मेर जाति से रक्षित प्रदेश। दोस्तों इसी में मेवाड़ की यदि अपन चर्चा करते हैं तो ये जो मेवाड़ है, मेवाड़ के अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा जो क्षेत्र पड़ता था, ये किस में आता था? मेवाड़ में आता था। यदि इसी की बात करें यानी महाभारत काल की, तो कहेंगे ये कौन से जनपद का हिस्सा था? सीवी जनपद का हिस्सा था। और सीवी जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? चित्तौड़, या फिर कहेंगे नगरी, या फिर मध्यमिका, या फिर माध्यमिका कहते हैं। दोस्तों जो मेवाड़ का नाम मिलता है संस्कृत भाषा के अंदर क्या मिलता है? मेदपाठ, और हिंदी में नाम मिलता है इसका प्रागवाट। ये दोस्तों इसकी थोड़ी थोड़ी करके अपन बेसिक जानकारी की बात कर रहे हैं। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों ले लिया हुआ स्क्रीनशॉट, अब आपने आगे चलते हैं। आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, आगे अपन इसका राजवंश भी पढ़ेंगे। इससे पहले जो अपने प्राचीन राजस्थान के इतिहास में जो बचे हुए टॉपिक क्या पढ़े हैं? साहित्य के स्रोत पढ़े हैं दोस्तों। कुछ दोस्तों के मांग पर ये मैं आपको समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। यानी दोस्तों अब आगे अपन जो ये मेवाड़ के अंदर सबसे पहला जो चला था काल, उसके गुहिल काल या गुहादित्य काल या गुहादत्त काल, उस काल की अपन चर्चा करते हैं। यानी गुहिल काल, यानी गुहिलों की उत्पत्ति जो यहाँ पर होती है, मेवाड़ का झंडा क्या था, और मेवाड़ के लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। सूर्यवंशी मानने का जो सिस्टम है उसकी चर्चा करते हैं, और इनके कुल देवता और कुल देवियों की भी चर्चा करते हैं। तो आइए मेरे साथ में सबसे पहले अपन जानते हैं गुहिलों को सूर्यवंश मानने का जो क्रम चला था उसकी अपन बात करेंगे। यानी सूर्यवंशी जो इनका जो प्रमाण मिलता है दोस्तों, इनके जो प्रमाणों की यदि बात करेंगे अपन, प्रमाण इनके यदि यानी इनके सूर्यवंशी प्रमाण, सूर्यवंशी प्रमाण। तो सूर्यवंशी प्रमाण में दोस्तों अपन कह सकते हैं, सबसे पहले समझिएगा कि सूर्यवंशी प्रमाण में मेवाड़ के जो महाराणा थे ये अपने आप को हिंदुआ सूरज माना करते थे। मेवाड़ के महाराणा अपने आप को क्या मानते थे? हिंदुआ सूरज मानते थे। और बप्पा रावल के सोने के सिक्कों से ये जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के महाराणा किसके वंशज हैं? कहते हैं सूर्यवंशीज हैं। और अपने मेवाड़ के झंडे के ऊपर जो सूर्य की आकृति मिलती है उससे भी हमें जानकारी मिलती है कि मेवाड़ के महाराणा कौन से वंशज के हैं? सूर्यवंशी है। और कह सकते हैं महाराणा जो रायमल के जो कुछ लेख मिले हैं, लेखों में अपना वो सूर्यवंशी क्षत्रिय जो शब्द लिखाया गया है उससे भी हमें जानकारी मिलती है कि ये यहाँ के लोग कौन से वंश के थे? सूर्यवंशी थे। ये अपने सूर्यवंशी होने की जानकारी मिलती है। यानी अपन कह सकते हैं सबसे पहले मेवाड़ महाराणा, अपन कह सकते हैं मेवाड़ महाराणा अपने आप को हिंदुआ सूरज मानते हैं।
हिंदुआ सूरज, वेरी इंपॉर्टेंट बात, हिंदुआ सूरज मानते हैं। एक बात दोस्तों, क्या मानते हैं? हिंदुआ सूरज मानते हैं। दूसरी यदि बात करें कि बप्पा रावल के सोने के सिक्कों पर, बप्पा रावल के सोने के सिक्कों पर सूर्य की आकृति होना सूर्यवंशी का प्रमाण है, सूर्यवंशी का प्रमाण है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात अपन कह सकते हैं, मेवाड़ के झंडे के ऊपर, मेवाड़ के झंडे के ऊपर, अभी समझाऊंगा, ऊपर सूर्य का चिन्ह होना सूर्यवंशी प्रमाण है। ठीक है। अब दोस्तों तीसरी जो अगली बात करेंगे अपन कहेंगे महाराणा रायमल के कुछ लेखों में सूर्यवंशी, कुछ लेखों में सूर्यवंशी क्षत्रिय शब्द का मिलना सूर्यवंशी प्रमाण है, प्रमाण है। तो दोस्तों ये चीज आपको ध्यान दीजिए चारों चीजों पर आप, कि मेवाड़ के महाराणा अपने आप को क्या मानते थे? सूर्यवंशी मानते थे। यानी मेवाड़ के महाराणा अपने आप को कौन सा सूरज मानते थे? हिंदुआ सूरज माना करते थे। बप्पा रावल के जो सोने के सिक्के थे, सोने के सिक्कों पर किसकी आकृति मिली थी? सूर्य की आकृति का मिलना सूर्यवंशी प्रमाण माना जाता है दोस्तों। और मेवाड़ का जो झंडो था, यानी झंडे के ऊपर किसका चिन्ह था? सूर्य का। तो इस कारण से इन्हें क्या माना जाता है? सूर्यवंशी प्रमाण हो जाता है। और महाराणा जो रायमल था दोस्तों, रायमल के कुछ लेखों में क्या लिखा है? सूर्यवंशी क्षत्रिय शब्द लिखा है। इस कारण से इन्हें क्या माना जाता है? सूर्यवंशी होने का प्रमाण मिलता है दोस्तों। तो इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं, लेना चाहें तो ले लिया होगा दोस्तों। अगला जो देखते हैं दोस्तों, अपन मेवाड़ के झंडे की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मेवाड़ के झंडे की बात करते हैं। मेवाड़ का झंडा कैसा था वो देखते हैं दोस्तों। इस प्रकार से मेवाड़ का झंडा बना हुआ था। किस प्रकार से बना हुआ था? इस प्रकार से मेवाड़ का झंडा बना हुआ था। मेवाड़ के झंडे का रूपरेखा आप समझिएगा। इस प्रकार से दोस्तों मेवाड़ का झंडा बना हुआ था। और मेवाड़ का जो झंडा बना हुआ था उसके ऊपर ही ऊपर किसकी आकृति लगी हुई थी दोस्तों? सूर्य की आकृति लगी हुई थी। किसकी आकृति लगी हुई थी? सूर्य की आकृति। ये किसका चिन्ह है? सूर्य की आकृति लगी हुई थी दोस्तों। इसको समझिएगा। ये चित्तौड़ दुर्ग पर लगा हुआ है। कहां पर लगा हुआ था? चित्तौड़ दुर्ग में लगा हुआ था। कहां का झंडा है? ये मेवाड़ का झंडा है। कहां का झंडा है? मेवाड़ का झंडा है। तो दोस्तों मेवाड़ का झंडा अपन कह सकते हैं। यानी अब दोस्तों मेवाड़ के बारे में यदि इस झंडे के बारे में और देखें तो यहां पर एक व्यक्ति का चित्र नजर आता है, एक आदमी का चित्र नजर आता है। ऐसा उल्लेख मिलता है दोस्तों, ये जो व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ये जो व्यक्ति यहां पर खड़ा है, इसके बारे में जानकारी मिलती है कि इसके हाथ के अंदर एक दोस्तों बड़ा सा भाला है। क्या है? एक बड़ा सा भाला है। और उस भाले को कौन लिए पकड़ा है ये जानकारी हमें लेनी है दोस्तों। जो ये जो भाला ले खड़ा है इसका नाम क्या है? भाला। क्या ले रखा है इसने? भाला। और ये है कौन? ये है पुंजा भील, राणा पुंजा भील दोस्तों। ये पुंजा भील महाराणा प्रताप का सेनापति हुआ करता था। पुंजा भील महाराणा प्रताप का क्या हुआ करता था? सेनापति हुआ था। और झंडे के दोस्तों एक और यदि नजर डालें तो इस प्रकार से एक आदमी और खड़ा है। कौन खड़ा है? इस प्रकार से एक आदमी और खड़ा है जिसके हाथ में दोस्तों एक तलवार नजर आती है। क्या नजर आती है? एक तलवार नजर आती है। ये दोस्तों क्या है? तलवार। ये क्या है? तलवार। और ये आदमी कौन है? कहेंगे क्षत्रिय योद्धा, कोई राजपूत योद्धा, क्षत्रिय योद्धा खड़ा है। क्षत्रिय योद्धा यहाँ पर खड़ा है दोस्तों। इस झंडे के अपन नीचे की ओर यदि नजर डालते हैं तो यहाँ पर एक शब्द का उल्लेख मिलता है, जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। जो दृढ़ राखे धर्म को तीही राखे करतार। इस शब्द का मतलब होता है जो अपने धर्म के ऊपर अडिग रहता है या अडिग विश्वास रखता है, उसी के हाथ में तलवार शोभा देती है। तो दोस्तों समझिएगा मेवाड़ का झंडा एक बार फिर से, यानी ये है मेवाड़ का झंडा। कहाँ का झंडा है? मेवाड़ का झंडा।
मेवाड़ के झंडे से हमें पता चलता है कि मेवाड़ के महाराणा सूर्यवंशी मानते हैं, यानी ऊपर ही ऊपर सूर्य की आकृति होना। और ये झंडा कहाँ पर लगा है? चित्तौड़ दुर्ग पे। झंडे के एक तरफ में राणा कौन खड़ा है दोस्तों? पुंजा भील, जो महाराणा प्रताप का सेनापति हुआ करता था। और दूसरी तरफ में एक क्षत्रिय योद्धा खड़ा है, उसके हाथ में क्या है? तलवार। और पुंजा भील के हाथ में क्या है दोस्तों? भाला। और झंडे के नीचे नीचे क्या लिखा है? जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। इसका मतलब क्या होता है? जो अपने धर्म पर अडिग विश्वास रखता है उसी के हाथ में क्या देती है? तलवार शोभा देती है। ये जानकारी दोस्तों यहाँ से मिलती है। तो दोस्तों इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपन क्या चर्चा करते हैं आगे की? ले लिया हो दोस्तों स्क्रीनशॉट? अगला देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगले पार्ट में अपन देखते हैं गुहिल वंश की उत्पत्ति। क्या देखते हैं? गुहिलों की उत्पत्ति। गुहिल वंश की उत्पत्ति किसके अनुसार देखेंगे? इतिहासकार के अनुसार या इतिहासकारों के अनुसार। गुहिलों की उत्पत्ति किसके अनुसार? इतिहासकारों के अनुसार गुहिलों की उत्पत्ति देखेंगे। दोस्तों जो इतिहासकार हुए उनकी बात यदि अपन करते हैं तो कहते हैं जो अबुल फजल नाम का एक इतिहासकार हुआ है। अबुल फजल ने कहा है कि ये गुहिल जो हैं ये ईरान के नौशेरवा आदिल की संतान है। ये ईरान के नौशेरवा आदिल की संतान है। दोस्तों इसी पर आधार पर अपन कह सकते हैं डॉक्टर भंडारकर ने कहा है कि ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण वंशी हैं। और इसी का मत किसने माना है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी कहा है कि बात इनकी सही है, मैं भी इन्हें ब्राह्मण वंशी मानता हूं। दोस्तों इसी के अनुसार अपन कह सकते हैं कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जिसे मेवाड़ इतिहास का वास्तविक पिता कहा जाता है, उसको उसने क्या कहा है? गुहिलों के बारे में कहा है कि ये सूर्यवंशी हैं। और नेक्स्ट दोस्तों यदि अपन बात करते हैं तो अपने पास में मिलता है राजस्थान इतिहास का पिता, राजस्थान इतिहास का वास्तविक पिता डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। राजस्थान इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड के बारे में जाने तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि यहाँ ये जो है गुजरात के शिलादित्य की संतान मानी है। गुजरात के शिलादित्य की संतान माने। उसने कहा है कि यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी आए थे, जिन्होंने क्या किया था? विदेशी आक्रमणकारी के आधार पर कहते हैं कि जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, फारसी जो साहित्य हैं, उनके अनुसार कर्नल टोड ने बताया है कि यहाँ जो उत्पत्ति हुई है गुहिलों की, वो उत्पत्ति शिलादित्य, गुजरात के शिलादित्य से मानी है। गुजरात के शिलादित्य से मानी है। तो दोस्तों अपन अलग अलग बात कर लेते हैं। ये समझिएगा आप। सबसे पहले अपन लिखते हैं अब्बुल फजल। अब्बुल फजल के अनुसार, अब्बुल फजल के अनुसार फिर अपन बात कर लेंगे डी आर भंडारकर। और इसके साथ में दोस्तों कौन है? डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डी आर गोपीनाथ शर्मा। और दोस्तों इसी के बाद में अपन बात करते हैं डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और दोस्तों इसके बाद में अपन बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड। इनकी अपन अलग अलग मत देखते हैं दोस्तों। इन दोनों के मत सेम है, इनका अलग है और इनका अलग है। अब्बुल फजल क्या कहते हैं? ईरान के नौशेरवा आदिल की संतान है। क्या कहते हैं? ईरान के नौशेरवा आदिल की संतान है। आदिल की संतानें, ठीक है। और डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा दोस्तों क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये ब्राह्मण वंश की संतान है, ये ब्राह्मण वंशीय है, ये ब्राह्मण वंशीय हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्या कहते हैं? ये सूर्यवंशी हैं, सूर्यवंशी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद क्या कहते हैं? ये सूर्यवंशी हैं। और कर्नल टोड क्या कहते हैं? कर्नल टोड क्या कहते हैं कि विदेशों का यहाँ पर आक्रमण हुआ था लगभग 524 ईस्वी के आसपास। विदेशी यानी अरब आक्रमणकारियों का यहाँ पर आक्रमण हुआ था 524 ईस्वी के आसपास। उस टाइम में यहाँ का शासक हुआ करता था शिलादित्य, और शिलादित्य की पत्नी हुआ करती थी पुष्पावती। उनकी अपन आगे चर्चा करेंगे अभी।
उनकी कहते हैं शिलादित्य की मृत्यु हो गई थी। शिलादित्य के पुत्र हुआ था, उसका नाम था गुहिल, और जिस कारण से इनकी उत्पत्ति है। वो किस में मानते हैं इस चीज को, कहते हैं फारसी और जैन ग्रंथों के अनुसार मानते हैं। फारसी और जैन, कर्नल टोड फारसी व जैन ग्रंथों के अनुसार, कर्नल टोड फारसी व जैन ग्रंथों के अनुसार गुजरात के शिलादित्य की संतान मानते हैं। किसको मानते हैं, मेवाड़ के गुहिलों को। यानी अपन गुहिल वंश की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं दोस्तों। गुहिल वंश की उत्पत्ति में अपन कह सकते हैं अब्बुल फजल जो है, अब्बुल फजल के अनुसार ईरान के नौशेरवा आदिल की संतान, डॉक्टर भंडारकर और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार ब्राह्मण वंशीय, गौरीशंकर ओझा के अनुसार सूर्यवंशीय, और कर्नल टोड के अनुसार फारसी व जैन ग्रंथों के आधार मानते हुए शिलादित्य, गुजरात के शिलादित्य की संतान बताते हैं। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बात करते हैं। ले लिया हुआ दोस्तों स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। अगला जो देखते हैं दोस्तों, अगला जो देखते हैं दोस्तों, अब गुहिल वंश के सामान्य जो बात देखते हैं, गुहिल वंश के कुल देवता, इष्ट देवता, कुल देवी और इष्ट देवी की चर्चा करते हैं। यानी गुहिल वंश की सामान्य जो बात कर रहे हैं, यानी गुहिल वंश के देवी देवता, गुहिल वंश के देवी देवता, गुहिल वंश के देवी देवताओं की अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों जो गुहिल वंश के देवी देवता हैं, पहले सब अपन कहेंगे कुल देवता, क्या कहेंगे, कुल देवता, और फिर कहेंगे इष्ट देवता, इष्ट देवता, और फिर कहेंगे कुल देवी, कुल देवी, और फिर कहेंगे इष्ट देवी, क्या कहेंगे, इष्ट देवी, इष्ट देवी। दोस्तों ध्यान रहे, कुल देवता, कुल में जन्मा हुआ, इष्ट देवता को आराध्य देव भी कहते हैं, जिसे वंश जो प्राचीन समय से मानता आ रहा है, और ये इसी क्रम में इष्ट देवी और कुल देवी होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखिएगा, इनके यदि कुल देवता की बात करते हैं तो एकलिंग नाथ जी है। कौन है, एकलिंग नाथ जी, एकलिंग नाथ जी। दोस्तों यदि बात करते हैं इष्ट देवता की, तो इष्ट देवता है चार भुजा नाथ जी, चार भुजा नाथ जी। और दोस्तों यदि कुल देवी की बात करते हैं तो कहेंगे बाण माता। कौन सी माता, बाण माता। इष्ट देवी की यदि बात करते हैं तो चार भुजा माता, चार भुजा माता। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, एकलिंग नाथ जी का जो मंदिर बना है ये कहां पर बना है, कैलाशपुरी, कैलाशपुरी गांव कहां पड़ता है दोस्तों, उदयपुर में बना है। कहां पड़ा है, उदयपुर में अंदर बना है। दूसरा दोस्तों बात करते हैं इष्ट देवता की। इष्ट देवता कौन है, चार भुजानाथ, जिसका मंदिर कहां बना है, गढ़बोर राजसमंद में बना है, गढ़बोर राजसमंद, गढ़बोर राजसमंद में इसका क्या बना है दोस्तों, मंदिर बना है। तीसरे दोस्तों बाण माता की यदि बात करते हैं तो बाण माता के दो मंदिरों का होना माना गया है। एक तो दोस्तों माना गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, बाण माता का मंदिर कहां बना है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर बना है। और दूसरा दोस्तों कहां पर बना है, केलवाड़ा में बना है। कहां पर बना है, केलवाड़ा में बना है दोस्तों। और केलवाड़ा कहां पड़ता है, राजसमंद के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है, राजसमंद के अंदर पड़ता है। इष्ट देवी चार भुजा माता जो माता है इनकी इष्ट देवी। और इसका मंदिर यदि दोस्तों बात करें तो सूरवीरों की धरती हल्दी घाटी, हल्दी घाटी कहां पड़ती है दोस्तों, राजसमंद के अंदर पड़ती है। और यहां पर इस देवी का क्या बना है, मंदिर बना है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, अपन पढ़ रहे हैं गुहिलों के, गुहिल वंश के देवी देवता यानी कुल देवता एकलिंग नाथ जी, और इष्ट देवता चार भुजा नाथ जी, कुल देवी बाण माता, और इष्ट देवी कौन सी है, चार भुजा माता। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अपन कुछ और थोड़ी सी बेसिक बातों की अपन एक दो और बात करते हैं। चलिए दोस्तों ले लिया वो स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। दोस्तों ध्यान रहे आपको, जो इतिहास के अंदर जो एक इतिहासकार हुए हैं मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी, कहते हैं कि जो मुहणोत नैणसी है और कर्नल जो टोड हुए हैं इनके बारे में यदि चर्चा करें तो अपन ये कह सकते हैं मुहणोत नैणसी जो है, यानी एक इतिहासकार है उसका नाम है मुहणोत नैणसी, मुहणोत नैणसी।
मूणोत नैणसी के बारे में कह सकते हैं महाराजा जसवंत सिंह के दरबार में रहा करते थे। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबार में रहा करते थे। इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं यानी जो ख्यात लिखी है, कहते हैं कि नैणसीरी ख्यात, मूणोत नैणसीरी ख्यात, गांवारी ख्यात के दूसरी जो ख्यात लिखी है गांवारी ख्यात लिखी है, या मारवाड़ी परगनारी विगत उसे कहा जाता है। तो मूणोत नैणसी के अनुसार अपन ये कह सकते हैं कि मूणोत नैणसी ने अपनी ख्यात में गुहिलों की 24 शाखाओं का जिक्र किया है। यानी इसने गुहिल, यदि गुहिल वंश की बात करें तो गुहिल वंश की 24 शाखा बताई है। कितनी शाखा बताई है? 24 शाखा बताई है। किसने बताई है? नैणसी के अनुसार। दूसरा दोस्तों यदि बात करें तो कर्नल टोड, कौन? कर्नल टोड। कर्नल टोड का गुरु था अपन कह सकते हैं ज्ञानचंद्र, यति ज्ञानचंद्र, यति ज्ञानचंद्र गुरु है, गुरु यति ज्ञानचंद्र, ज्ञानचंद्र। कर्नल टोड का गुरु था यति ज्ञानचंद्र। इसके जो मांडल संग्रहालय है, मांडल संग्रहालय की यदि बात करें, मांडल संग्रहालय की यदि बात करें तो कहते हैं कि यहाँ पर कर्नल टोड ने यदि ज्ञानचंद्र के मांडल संग्रहालय से गुहिलों की शाखा की यदि बात करें, किसकी शाखा की? गुहिलों की शाखा की यदि बात करें तो इन्होंने भी कितनी मानी है? 24 शाखा मानी है। कितनी मानी है? 24 शाखा मानी है। तो अपन कह सकते हैं मूणोत नैणसी गुहिल वंश की कितनी शाखा मानते हैं? 24 शाखाओं का वर्णन करते हैं। कर्नल जेम्स टोड अपने गुरु ज्ञानचंद्र के मांडल संग्रहालय से गुहिलों की कितनी शाखाएं बताते हैं? 24 शाखा बताते हैं। दोस्तों इसमें यहाँ पर अपने गुहिलों की 24 शाखाओं में मारवाड़ में के गुहिल, मेवाड़ के गुहिल, धोड़ के गुहिल, काठियावाड़ के गुहिल और कल्याणपुर के गुहिल, ये इस प्रकार से अलग अलग शाखाओं में बंटे हुए गुहिल थे। तो दोस्तों इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ले लिया दोस्तों स्क्रीनशॉट। अब अपन बात करते हैं दोस्तों ये मेवाड़ के इतिहास का जो पार्ट प्रथम जो मैंने आपको बताया है, इसके बाद में जो पार्ट सेकंड की अपन बात करेंगे, पार्ट सेकंड में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये छोटा सा मैंने इसलिए बनाया है, यानी मेवाड़ के इतिहास का जो परिचय है, आपके पास से कितने रिस्पॉन्स वापस पार्ट 2 के लिए आते हैं, उसके बाद में पार्ट 2 अपलोड किया जाएगा। दोस्तों नमस्कार।